प्यारे साथियों, जय हिंद। एक बार नए जोश नए जुनून के साथ हमारे साथ जुड़ जाएं और पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि साथियों आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी साथी के लिए। जो भी साथी बिहार पुलिस या बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, साइंस का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। चलिए पहला प्रश्न ये देखिए आपके सामने में रहा। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है कि जब जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं के कारण, यानी यहाँ पे आपका होगा किसके कारण, बताइए। आप देखिए इनो जो साल्ट होता है ना, इनो जो आप पीते हैं साथियों, इनो में जब आप क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, इनो में पानी डालिएगा तब क्या आपको देखने को मिलता है, उसमें ना आपको बुलबुला देखने को मिलता है साथियों। तो बताइए वो बुलबुला किसके कारण होता है? क्या साथियों ऑक्सीजन गैस के कारण होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, या फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण होता है, या फिर हाइड्रोजन गैस के कारण होता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा कि आपका इनो में पानी मिलाने से बुलबुला क्यों नजर आता है? तो देखिए साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि आपका ना इनो में जब आप पानी मिलाते हैं, जो बुलबुला आपको दिखता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। और कुछ बातें थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए आपका जो इनो होता है ना साथियों, इनो में क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3। और उसमें क्या रहता है साथियों, इसको आप लिख के रख लीजिएगा, उसमें और आपका क्या रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। क्या रहता है? साइट्रिक एसिड रहता है। क्या क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड रहता है साथियों। जब इसको ना इसके साथ जल मिलाया जाता है तब आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना गैस बाहर निकलता है, इसीलिए आपको ना वहाँ पे बुलबुला देखने को मिलता है। तो साथियों इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो बताइए पहला सवाल आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर। साथियों देखिए दूसरा सवाल आपके सामने में है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है किसका साथियों? क्या आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, या फिर साथियों पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है, या फिर साथियों बृहस्पति एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी है, या फिर प्लूटो एवं सूर्य के बीच की दूरी है? फटाफट आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ से ना आपको कुछ बातें और आप जान लीजिए जो अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। साथियों ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल, ये पूछता है, बार बार पूछता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है साथियों? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपका हो जाता है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर इसको शॉर्ट में ये लिखा रहता है आपका, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं लिख करके क्या लिखा रहता है साथियों, 1 AU लिखा रहता है। ये 1 AU बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए एक खगोलीय इकाई वो औसत दूरी किसका होता है, वो आपका हो जाता है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का औसत दूरी। क्या हो जाता है साथियों? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का औसत दूरी क्या हो जाएगा, एक खगोलीय इकाई हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी सब बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न अब आपके सामने में आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या बोला, ये फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? देखिए आप ना जेरॉक्स करते हैं, फोटो स्टेट करते हैं, वो जो मशीन है ना साथियों किस तकनीक पर कार्य करता है? क्या आपका चुंबकीय छवि निर्माण तकनीक पर, या फिर थर्मल पावर निर्माण पर, या फिर साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर, या फिर विद्युत चुंबकीय छवि निर्माण पर? साथियों इस सवाल का जवाब दीजिए कि वो किस तकनीक पर कार्य करता है। तो देखिए आप लोग भी हमेशा क्या करते हैं, जेरॉक्स करने का काम करते हैं, फोटो स्टेट मशीन में जाते हैं तो वो जो मशीन आपका है ना साथियों, आपका विद्युत चुंबकीय छवि निर्माण तकनीक पर कार्य करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन सी तकनीक? विद्युत चुंबकीय छवि निर्माण तकनीक पर कार्य करता है साथियों। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये किस तरह से काम कार्य करता है, तो ये आपका पॉजिटिव, कैसा साथियों, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के आकर्षण पर कार्य करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के आकर्षण पर ये आपका कार्य करता है साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के आकर्षण पर ये आपका कार्य करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे फोटो स्टेट के बाद चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए चौथा प्रश्न अब आपके सामने में आ चुका है। बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है साथियों। चौथा प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता
किसके संदर्भ में मापी जाती है? बताइए ध्वनि की तीव्रता जो है साथियों वो किसके संदर्भ में मापी जाती है? क्या आवृत्ति के संदर्भ में, या फिर आयाम के संदर्भ में, या फिर साथियों वेग के संदर्भ में, या फिर तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में? देखिए साथियों ध्वनि की तीव्रता की बात की है तो ध्वनि की तीव्रता ना वो आपका किसके संदर्भ में? आयाम के संदर्भ में। किसके? आयाम, जिसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है साथियों, आयाम के संदर्भ में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बस इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें और हिम्मत ना हारे साथियों। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने में है। 5वां प्रश्न देखिएगा कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। देखिए जो खगोलीय दूरबीन होता है ना साथियों उसके द्वारा जो बनाई गई छवि वो कैसा होगा? क्या वो छवि आपका आभासी और क्षीण होगा, या फिर आभासी और आवर्धित होगा, या फिर साथियों वास्तविक और क्षीण होगा, या फिर वास्तविक और आवर्धित होगा? बताइए खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसा होगा? आप लोग आंसर दीजिए। इस बीच आप लोगों को कुछ बातें और बता देते हैं जो अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये जो आपका खगोलीय दूरबीन है ना साथियों ये हमेशा इसमें ना हमेशा क्या होता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल। किसका साथियों? इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा कभी अगर पूछ देखिए उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पूछ ले कि खगोलीय दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग होता है तो ध्यान रखिएगा साथियों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए खगोलीय जो आपका दूरबीन है ना उसके द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? वो आपका आभासी और आवर्धित। कैसा साथियों? आभासी और आवर्धित होगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद 6ठे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने में है। बोला कि कौन बेहतर कंडक्टर है? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सबसे बेहतर यानी अच्छा कंडक्टर है? क्या आपका क्रोमियम है, या फिर निकेल है, या फिर नाइक्रोम है, या फिर लोहा है साथियों? बताइए इन चारों में से कौन बेहतर कंडक्टर है? तो आप ध्यान रखिएगा जो निकेल होता है ना निकेल साथियों ये आपका सबसे बेहतर कंडक्टर हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। और आपको निकेल को जो इंडिकेट किया जाता है ना Ni इस तरह इंडिकेट किया था निकेल को साथियों, तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि परावर्तन के नियम सत्य हैं। परावर्तन के नियम सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण के लिए, या फिर ऑप्शन बी साथियों केवल अवतल दर्पण के लिए, या फिर ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण के लिए, या ऑप्शन डी सभी परावर्तक सतहों के लिए। साथियों फटाफट आप लोग जवाब दीजिए इस सवाल का। तो साथियों जैसे परावर्तन आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन किसी भी चिकनी या चमकीली सतह से ना टकराकर यानी प्रकाश की किरणों का टकराकर फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। तो अब देखिए परावर्तन का नियम किस पर सत्य है? देखिए केवल समतल दर्पण पर नहीं साथियों, ये तो आपका उत्तल दर्पण पे भी होता है, अवतल दर्पण पे भी होता है साथियों। केवल अवतल दर्पण पर नहीं, अवतल पे तो होता है लेकिन आपका समतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है साथियों, तो ये भी कटेगा। और आपको बोला कि केवल उत्तल दर्पण, तो ये भी कट जाएगा साथियों। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका परावर्तन का नियम क्या सत्य है कि सभी परावर्तक सतहों के लिए ये आपका सत्य हो जाएगा। यानी सभी जितना सभी परावर्तक सतह है ना साथियों हर जगह आपका परावर्तन का नियम लागू होगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। देखिए 8वां प्रश्न अब आपके सामने में आ चुका है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन में वैक्सीनिया किसे कहा जाता है? क्या साथियों काउपॉक्स को कहा जाता है, या एड्स को कहा जाता है, या स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है, या मलेरिया को कहा जाता है? बताइए किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा जो आपका काउपॉक्स है ना साथियों काउपॉक्स इसी को लैटिन में क्या कहा जाता है? वैक्सीनिया कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। काउपॉक्स को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा ये जो काउपॉक्स है ना इसका जो स्ट्रेन होता है साथियों, इसका स्ट्रेन, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इसका स्ट्रेन का प्रयोग रुकिएगा आप लोग लिखिएगा साथ में कि स्ट्रेन का प्रयोग स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए, कौन सा? स्मॉल पॉक्स जो होता है ना साथियों स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए
प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या साथियों, जो आपका काउपॉक्स है ना, उसका स्ट्रेन का प्रयोग क्या किया जाता है, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्मॉल पॉक्स है ना, ये जो आपका स्मॉल पॉक्स है साथियों, इसके टीके का, स्मॉल पॉक्स के टीके का खोज ना, इसके टीके का खोज अगर आपको पूछ दे कि बताइए इसके टीके का खोज कौन किया था, तो टीके का खोज आपका कोई और नहीं बल्कि सन 1796 में ना, सन 1796 में कौन, एडवर्ड जेनर। कौन साथियों, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था साथियों, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स के टीके का खोज किया था। कब, सन 1796 में। इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रम से होते हैं। देखिए समान प्रकार का द्विफोकल लेंस है, उसमें ऊपरी और निचली भाग में क्या होता है, क्या साथियों, ऊपरी भाग में अवतल और निचली भाग में उत्तल, या फिर ऊपरी भाग में उत्तल और निचली भाग में अवतल, या फिर साथियों विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों अवतल, या फिर विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों उत्तल। तो ध्यान रखिएगा, समान प्रकार के जो द्विफोकल लेंस होते हैं ना साथियों, तो उसमें क्या हो जाता है, ऊपरी भाग में अवतल हो जाता है और निचली भाग में उत्तल हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 10वां प्रश्न अब आ गया, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। बताइए दीर्घ तरंग विकिरण का भाग कौन नहीं है, क्या आपका चालन नहीं है, या फिर बिखरना नहीं है, या संवहन नहीं है, या फिर विकिरण नहीं है। बताइए साथियों कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बिखरना जिसको प्रकीर्णन बोलते हैं साथियों, ये आपका दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं होगा। यानी यही सवाल का आपका जवाब हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए 11वां प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। देखिए एक समान त्वरण बोला है, एक समान त्वरण का उदाहरण कौन सा होगा। क्या साथियों, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, मतलब एक मुक्त रूप से एक वस्तु गिर रही है, एक मुक्त रूप से गिरने वाले वस्तु की गति, तो यहाँ पे जब नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरेगा तो यहाँ पे कौन सा त्वरण होगा, जी का मान लगेगा साथियों। उसके बाद एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, तो बताइए इन दोनों में से कौन हो जाएगा, एक समान त्वरण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ना एक समान त्वरण दोनों में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा साथियों, दोनों में क्या हो जाएगा आपका, एक समान त्वरण हो जाएगा साथियों। एक समान त्वरण का उदाहरण दोनों हो जाएगा आपका ए और बी, इसलिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न अब आपके सामने में आ चुका है, फटाफट पढ़िए आप लोग और जवाब दीजिए कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, ठीक है, ये निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखिए कोई चीज़ तैरेगी या फिर डूबेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, क्या केवल वस्तु का द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, या फिर केवल वस्तु का द्रव्यमान और तल घनत्व पर डिपेंड करता है, या फिर साथियों बताइए आप लोग, या वस्तु और तरल के घनत्वों में अंतर पर डिपेंड करता है साथियों, या फिर आपका केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार पर डिपेंड करता है। बताइए कोई भी वस्तु तरल में यानी पानी में तैरेगी या फिर डूबेगी, ये जो निर्भर करता है साथियों, ये निर्भर करता है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। किसमें, वस्तु और जो तरल होता है ना, जो वस्तु होता है और जो तरल होता है उन दोनों के घनत्व जो होता है, उन दोनों का घनत्व उसमें अंतर पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु तैरेगी या फिर वो वस्तु डूबेगी साथियों। इसलिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। बताइए ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से किसमें चलती है, क्या आपका ठोस में चलती है, या तरल में, या गैस में, या फिर निर्वात में। फटाफट जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए ध्वनि तरंगे है ना जहाँ साथियों, वो आपका सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद आपका द्रव में, फिर और सबसे कम किसमें साथियों, गैस में। और ध्वनि तरंगे जो है वो आपका निर्वात में, यानी वो गति नहीं करती है, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट जाएगा साथियों। तो सबसे तेज बोला था, तो सबसे तेज क्या हो जाएगा, आपका ठोस हो जाएगा, यानी सॉलिड हो जाएगा। और इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक की बात करें तो सॉलिड, उसके कम लिक्विड और सबसे कम गैस साथियों। तो देखिए अगर सबसे कम पूछता तब उस कंडीशन में क्या आंसर हो जाता, गैस आंसर हो जाता। लेकिन सबसे अधिक पूछा है साथियों, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ध्वनि नहीं पूछ के अगर क्या पूछ देता कि प्रकाश की गति पूछ देता, प्रकाश की गति अगर पूछता साथियों, तब उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता आपका, सबसे अधिक निर्वात हो जाता, यानी 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता साथियों। तो चलेंगे इस सवाल का आपका जवाब
जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों 14वां प्रश्न कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या आपका तंत्रिका कोशिका या मांसपेशी कोशिका या यकृत कोशिका या वृक्क कोशिका। बताइए साथियों मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका। तो देखिए यहाँ पे ना कंफ्यूज होगा इसलिए क्योंकि देखिए अगर लंबी पूछता ना साथियों, हालांकि यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन ए है यानी तंत्रिका कोशिका है, लेकिन रुकिए आप लोग, देखिए सबसे बड़ी बोला है तो साथियों ध्यान रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ना आपका क्या होता है, अंडाणु होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु होता है, जिसको क्या बोलते हैं साथियों, ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, यानी अंडाणु होता है। लेकिन अगर सबसे लंबी बोलता साथियों, तब आंसर क्या हो जाता, तंत्रिका कोशिका हो जाता। इसलिए इस क्वेश्चन का ना आप आंसर सही कर लीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका जब भी पूछे साथियों वो आपका अंडाणु हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका जब भी पूछे वो आपका अंडाणु होगा, और सबसे लंबी जब भी पूछे वो आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा साथियों। बढ़ेंगे 14 के बाद 15 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए साथियों 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि वायुजनित रोग है। देखिए वायुजनित रोग कौन सा है, क्या आपका तपेदिक या फिर आपका डिप्थीरिया या फिर आपका निमोनिया या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इन तीनों में से कौन आपका वायुजनित रोग है साथियों। वायुजनित रोग किसको बोलते हैं, जो आपका ना वायु के माध्यम से फैलता है। जो रोग आपका वायु के माध्यम से फैलता है ना साथियों, वायु के माध्यम से, उसको बोलेंगे वायुजनित रोग बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। एक होता है जल जनित रोग, वायुजनित रोग, यानी जल के माध्यम से जो रोग होगा जल जनित हो जाएगा, वायु के माध्यम से होगा तो आपका वायुजनित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका 15 का जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी आपका निमोनिया भी, आपका डिप्थीरिया भी, आपका तपेदिक भी, ये तीनों साथियों क्या होता है, वायुजनित रोग होता है। इसलिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। देखिए आप लोग ना नोट में लिख लीजिए कि आपका ना तो क्या बोलता है, रोग से ना साथियों एक सवाल हर हाल में आपका आएगा तो आएगा। लिख लीजिए इस बात को कि रोग से ना एक सवाल हर हाल में आएगा साथियों, और घबराइए मत, आप लोग बस इसी तरह से मेहनत करते चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों 16वां प्रश्न अब आपके सामने में आ चुका है, पढ़िए आप लोग और जवाब दीजिए फटाफट। क्या है कि आपके नाखून, आपके बाल, आपकी त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, ठीक है। यह जानवरों के खुरों में भी है, ये एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। देखिए साथियों जानवरों का खुर हो गया, हम लोगों का नाखून हो गया, हम लोगों का बाल हो गया, त्वचा हो गया, इसमें ना एक प्रोटीन होता है साथियों, और वो प्रोटीन आपका कौन सा है बस आपको बताना है कि किस प्रोटीन से। यहाँ से देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि जानवरों का जो खुर होता है ना वो किस प्रोटीन से बने होते हैं, या फिर ये भी सवाल पूछता है कि हम लोगों का नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे भी सवाल पूछे हर तरह से आपको तैयार रहना है साथियों। तो देखिए क्या आपका हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज या फिर प्रोटीयोग्लाइकेन या फिर साथियों ग्लाइकोजेन या फिर केरेटिन बताइए साथियों। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, कौन सा, केरेटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, केरेटिन जो है, केरेटिन प्रोटीन आपका किस में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। और आपका किसमें, जो आपका जानवरों का जो खुर होता है, खुर, उसमें भी आपका केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट साथियों। देखिए प्रश्न संख्या 17 आपके सामने में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। देखिए अवक्षेपी अंग यानी शायद जिसका ना कुछ काम ना हो आपके शरीर में, वो रह के भी कोई फायदा नहीं है, ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, उस अंग का उदाहरण है क्या जबड़ा का तंत्र या फिर कान की मांसपेशियां या फिर रदनक या फिर साथियों ह्यूमरस। बताइए कौन आपका अवक्षेपी अंग है। तो देखिए रदनक तो आपका दांत हो गया साथियों, दांत का प्रकार, और ह्यूमरस जो आपका है साथियों ये आपका हाथ में पाया जाने वाला आपका एक हड्डी का नाम है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए और जबड़ा तंत्र तो आपका यानी मुंह में जो जबड़ा पाया जाता है साथियों वो वाला भाग हो गया। लेकिन कान की जो मांसपेशियां है ना साथियों, इसको अगर आप काट भी देते हैं, इसको हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसको यहाँ पे अवक्षेपी अंग माना जाएगा। यानी सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 17 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसके अलावा ना अवक्षेपी अंग आपके शरीर में और कौन कौन है उसको भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक आपका क्या होता है साथियों, अपेंडिक्स भी होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स, इसको रखिए, अगर निकाल भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक आपका होता है टॉन्सिल साथियों, क्या होता है, टॉन्सिल भी होता है, टॉन्सिल, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे जो अंग है ना वो अवक्षेपी अंग है हमारे शरीर में। तो चलिए बढ़ते हैं 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर। बस प्यार से एक बार ये बता दीजिए कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो अपने साथी तक भी भेजे साथियों। चलिए 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर।
देखिए 18वां प्रश्न प्रिय साथी कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। देखिए थोड़ा सा आप लोग का वक्त लेंगे। मेरे बहुत सारे प्रिय साथी जो ही बिहार पुलिस का जब वैकेंसी निकला तो देखिए जो पहले से एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे तो अचानक वो क्या किया, क्योंकि आपका एक्सरसाइज में यानी आपका ना फिजिकल में भी आपका मार्क्स है साथियों। जब आप रिटर्न पास कर जाइएगा तो आपको फिजिकल में भी आपको पास करना होता है। तो फिजिकल के लिए जब आप दौड़ना शुरू किए, एक्सरसाइज करना शुरू किए तो आप नोटिस किए होंगे कि उस रात में ना या फिर उसके सुबह आपका ना मांसपेशियां दर्द होने लगा होगा। ये रीजन किसके वजह से है, बताइए किसका किसका ऐसा हुआ था साथियों। तो देखिए क्या कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होता है मांसपेशियों में थकान, या फिर लैक्टिक अम्ल के, या फिर साथियों लिपोइक एसिड की वजह से, या फिर ट्राइग्लिसराइड की वजह से। फटाफट बताइए कि मांसपेशियों में थकान किसकी वजह से होता है। देखिए साथियों आपके मांसपेशियों में जो थकान होता है ना वो आपका लैक्टिक एसिड के जमा होने से, किसके, लैक्टिक एसिड के जमा होने से। फिर आप क्या कीजिएगा, जब 2-3 दिन फिर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिएगा ना साथियों तो आपका थकान ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल भी क्या कीजिए साथियों, मेहनत करते रहें। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली भी आप मेहनत करते रहें, दौड़ लगाएं, उसके बाद जंप करें साथियों। ये सभी चीज़ों को भी आप कंटिन्यू करते रहें। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है कि जीवित सरल उत्तक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो है। बताइए जीवित सरल उत्तक है जो पौधों के बढ़ते भागों, पौधों का जो भाग बढ़ता है उसको सहारा प्रदान करता है वो कौन है साथियों। क्या स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा या फाइबर। बताइए साथियों 19 का क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा साथियों, क्या सहारा प्रदान करने के लिए आपका पैरेनकाइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा हो जाएगा। यानी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न की ओर और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। देखिए साथियों 20वां प्रश्न और इसका जवाब आप लोगों को खुद देना है। ये आप लोगों को इसका जवाब खुद देना है साथियों। क्या है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। बताइए पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। क्या राइबोसोम के द्वारा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या फिर गोल्गी उपकरण के द्वारा, या फिर कोशिका रस में भरी रिक्तिका जिसको वैक्यूल कहते हैं साथियों उसके द्वारा। बताइए देखिए इस सवाल का जवाब ना आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका क्या जवाब हो जाएगा। सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, हर हाल में बताना है साथियों। देखिए अब बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। 20 क्वेश्चन जो हम लोग लेके आए, ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। बस इसी तरह से ना आप लोग तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़ें और आप मेहनत करते रहें साथियों। हर हाल में आपको सफलता लेना है। आपके अंदर जो जुनून है उस जुनून को मिटने ना दें और अपने जुनून को आप कंटिन्यू रखें साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।